हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में शीट युद्ध वाला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। जो बाकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर देख सकते हैं जाके। और जो इस क्वेश्चन पेपर का नाम है दोस्तों वो है इशूज़ इन 20th सेंचुरी इन वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, ये बीए प्रोग्राम वालों के लिए है, 6 सेमेस्टर के जो छात्र हैं एसओएल और एनसीवैप दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। हिस्ट्री डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है दोस्तों। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आ रखा है शीत युद्ध क्या है, इसकी चर्चा करें। क्वेश्चन पेपर अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ से देख सकते हैं आप कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रखा है एग्ज़ाम में। तो देखते हैं, शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एवं उसके आश्रित देशों यानी कि पूर्वी यूरोपीय देश और संयुक्त राज्य अमेरिका एवं उसके सहयोगी देश यानी कि पश्चिमी यूरोपीय देश के बीच भू राजनीतिक तनाव की अवधि 1945 से लेकर 1991 को कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो महाशक्तियाँ यानी कि सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व वाले दो शक्ति समूह में विभाजित हो गया था। तो दोस्तों हमारा जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ वो हमारा हुआ था 1939 से 1945 तक हमारा दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। जैसे हमारा दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है तो जो हमारा पूरा विश्व है वो दो महाशक्तियों में विभाजित हो जाता है। वो दो महाशक्तियाँ कौन सी थी? सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जो अमेरिका है उसने दोस्तों अपना रखी थी पूंजीवादी और जो सोवियत संघ है उसने अपना रखी थी साम्यवादी व्यवस्था। तो ये जो शीत युद्ध है वो विचारधारा के आधार पर ही युद्ध था, मतलब कि वैचारिक युद्ध था। शीत शब्द का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच प्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर कोई युद्ध नहीं हुआ था, इसलिए शीत शब्द का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसे शीत युद्ध बोला जाता है। इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल दोस्तों अंग्रेजी लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने 1945 में प्रकाशित अपने एक लेख में किया था, तभी से ये प्रचलित हो गया। अब दोस्तों शीत युद्ध के कारण जान लेते हैं। इस क्वेश्चन में ये आंसर लिखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि शीत युद्ध के कारण क्या थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोगी देश अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस और सोवियत संघ एक तरफ थे। दूसरी शक्तियाँ नाजी, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध साथ मिलकर संघर्ष किया था, लेकिन विभिन्न कारणों से युद्धकालीन गठबंधन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टिक न सका और ये अलग अलग हो गया। तो इसके कारण क्या थे? सबसे पहला है पोट्सडैम सम्मेलन, यानी कि पोट्सडैम सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1945 में बर्लिन में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच किया गया था। 3 देशों के बीच हुआ था दोस्तों, अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच। बर्लिन में यानी कि जर्मनी में हुआ था। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करने के लिए किया गया था। सबसे पहला प्रश्न ये था कि पराजित जर्मनी में तत्कालीन प्रशासन की स्थापना किसकी होगी? पोलैंड की सीमाओं का निर्धारण कैसे होगा? ऑस्ट्रिया का आधिपत्य क्या होगा? पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की भूमिका कैसी रहेगी? तो सोवियत संघ चाहता था कि पोलैंड के एक भाग यानी कि जो सोवियत संघ की सीमा से लगा क्षेत्र था को बफर जोन के रूप में बनाए रखा जाए, किंतु संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन इस मांग से सहमत नहीं थे। वो क्या थे? सोवियत संघ के एकदम अपोजिट थे। इसके साथ ही अमेरिका ने क्या करा था? सोवियत संघ को जापान पर गिराए गए परमाणु बम की सटीक प्रकृति के बारे में कोई सूचना नहीं दी थी। जब दोस्तों दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, जब जापान पे अमेरिका ने बम गिराया था, लिटिल मैन और फैट मैन जो परमाणु बम गिराए थे, उसके बारे में सोवियत संघ को कोई सूचना नहीं दी गई थी। इसकी वजह से क्या हुआ? सोवियत संघ को क्या हो गया दोस्तों? मन में मंशा आ गई, मतलब कि एक होता है ना दोस्तों के बीच में, जब दोस्तों को बताया नहीं जाता है कि हम ऐसा कर रहे हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों? एक संदेह पैदा हो जाता है। ऐसा ही सोवियत संघ के मन में मंशा पैदा हो गई। अगला कारण है दोस्तों ट्रूमैन सिद्धांत। ट्रूमैन सिद्धांत की घोषणा 12 मार्च 1947 को अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन द्वारा की गई थी। इस वजह से इसे ट्रूमैन सिद्धांत ही कहा जाता है, उनके नाम पे ही। ट्रूमैन सिद्धांत सोवियत संघ के साम्यवादी और साम्राज्यवादी प्रयासों पर नियंत्रण की एक अमेरिकी नीति थी। ठीक है दोस्तों, वो ये जो एक नीति थी वो क्या नीति थी? साम्यवादी प्रसार को रोकना, मतलब कि नियंत्रण करना, जिसमें दूसरे देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करने जैसे विविध उपाय अपनाए गए थे। इससे क्या हुआ था? मतलब कि अगर वो अमेरिका आर्थिक सहायता प्रदान करेगा दूसरे देशों को, तो दूसरे देश क्या करेंगे दोस्तों? पूंजीवाद व्यवस्था अपना लेंगे। अगला है दोस्तों शीत युद्ध की महत्वपूर्ण घटनाएं। शीत युद्ध के टाइम पे कौन कौन सी घटनाएं घटी थी उसके बाद हमें ये लिखना है। सबसे पहला है बर्लिन की घेराबंदी 1948, यानी कि जैसे ही सोवियत संघ और सहयोगी देशों के बीच तनाव बढ़ा, सोवियत संघ ने वर्ष 1948 में बर्लिन की घेराबंदी शुरू कर दी, यानी कि जर्मनी की जो कैपिटल है बर्लिन की घेराबंदी शुरू कर दी। बर्लिन की घेराबंदी सोवियत संघ द्वारा सहयोगी देशों के नियंत्रण वाले बर्लिन क्षेत्र में उनकी गतिशीलता को सीमित करने का एक प्रयास था। इसके अतिरिक्त 13 अगस्त 1961 को जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक
कि साम्यवादी सरकार ने पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन के बीच एक कांटेदार बाण और कंक्रीट की दीवार का निर्माण भी शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच एक दीवार खड़ी कर दी गई। कब? 13 अगस्त 1961 को स्टार्ट कर दिया गया उसका निर्माण। इसने मुख्य रूप से पूर्वी बर्लिन से पश्चिमी बर्लिन में बड़े पैमाने पर प्रवासन को रोकने के उद्देश्य को पूरा किया। मतलब कि अब कोई पश्चिम से पूर्व नहीं जा सकता। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन के लोगों को सीमा पार करने की अनुमति नहीं दी गई थी। ठीक है, आगे वर्ष 1989 में बर्लिन की दीवार को ध्वस्त होने से पहले तक यह अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकीय स्मारक बना रहा। ठीक है दोस्तों, फिर 1989 में बर्लिन की दीवार को लोगों द्वारा गिरा दिया गया था। आगे है दोस्तों नाटो बनाम वार्सा संधि। तो जब शीत युद्ध चल रहा था तो अलग उन्होंने अपने सैन्य संगठन भी बनाए थे, जैसे कि अमेरिका ने नाटो का निर्माण किया था, तो दूसरी तरफ जो हमारा सोवियत संघ है उसने वार्सा का निर्माण किया था। नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी ने पश्चिम की सैन्य कमजोरी को प्रकट किया था, जिससे वे निश्चित तौर पर सैन्य तैयारी करने को प्रेरित हुए। परिणाम स्वरूप वह 1948 में मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोप के देशों ने युद्ध के मामले में सैन्य सहयोग का वादा करते हुए ब्रुसेल्स रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए। बाद में ब्रुसेल्स रक्षा संधि में अमेरिका, कनाडा, पुर्तगाल, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली और नॉर्वे भी शामिल हो गए। और इन्होंने क्या करा दोस्तों, 1949 में नाटो का गठन कर लिया। नाटो एक सैन्य संधि थी। ठीक है दोस्तों, नाटो देश इसमें किसी एक पर भी हमले को सभी देशों पर हमले के रूप में देखने और अपने सैन्य को एक संयुक्त कमान के तहत रखने पर सहमत हुए। इन्होंने मतलब जो नाटो की जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि अगर किसी भी एक देश पर हमला होता है जो नाटो में शामिल है, तो वो सारे देशों पर हमला माना जाएगा और सारे देश इसका जवाब देंगे। आगे दोस्तों वार्सा संधि। नाटो में पश्चिम जर्मनी के शामिल होने के तुरंत बाद ही सोवियत संघ और उसके आश्रित राज्यों के बीच वार्सा संधि पर हस्ताक्षर हुए। यह हस्ताक्षर कब हुए थे दोस्तों? 1945 में। यह एक पारस्परिक रक्षा समझौता था जिसे पश्चिमी देशों ने पश्चिमी जर्मनी की नाटो सदस्यता के विरुद्ध सोवियत प्रतिक्रिया के रूप में देखा था। ठीक है दोस्तों, आगे है हमारा क्यूबा मिसाइल संकट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चरम बिंदु माना जाता है शीत युद्ध का। ठीक है, क्यूबा आपको पता ही होगा, उत्तरी अमेरिका जो है उसके पास एक द्वीपीय देश है। ठीक है दोस्तों, क्यूबा की राजधानी दोस्तों याद रखना हवाना है। क्या है दोस्तों? हवाना। तो क्यूबा भी शीत युद्ध में शामिल हो गया जब अमेरिका ने वर्ष 1961 में क्यूबा के साथ अपने राजनीतिक संबंध तोड़ लिए और सोवियत संघ ने क्यूबा की आर्थिक सहायता में वृद्धि कर दी। ठीक है, तो क्यूबा का झुकाव किसकी तरफ था? यानी कि सोवियत संघ की तरफ था, क्योंकि अमेरिका ने इससे अपने संबंध तोड़ लिए थे। वर्ष 1961 में अमेरिका ने क्यूबा में बे ऑफ पिग्स आक्रमण की योजना बनाई, जिसका उद्देश्य सोवियत समर्थित फिदेल कास्त्रो की सत्ता को उखाड़ फेंकना था, किंतु अमेरिका का यह अभियान विफल रहा, यानी कि फेल रहा। इस घटना के बाद फिदेल कास्त्रो ने सोवियत संघ से सैन्य मदद की अपील की, जिस पर सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल लॉन्चर स्थापित करने का निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य अमेरिका को लक्ष्य बनाना था। ठीक है, फिर जब फिदेल कास्त्रो ने सोवियत संघ से हेल्प ली तो सोवियत संघ ने क्या करा? परमाणु मिसाइलें स्थापित करना शुरू कर दिया क्यूबा में, जिसका मेन लक्ष्य क्या था दोस्तों? अमेरिका को सीधे लक्षित करना। क्यूबा मिसाइल संकट ने दोनों महाशक्तियों को परमाणु युद्ध के कगार पर पहुंचा दिया था। हालांकि कूटनीतिक प्रयासों से इस संकट को टालने में सफलता मिली। ऐसा लग रहा था दोस्तों अब परमाणु युद्ध होके रहेगा क्यूबा मिसाइल संकट से, लेकिन कुछ परिस्थितियों के बाद यह संकट टल गया था। उसके बाद है दोस्तों शीत युद्ध का अंत हमारा कैसे हुआ? वर्ष 1991 में कई कारणों से सोवियत संघ का विघटन हो गया। बहुत सारे रीज़न थे जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिसने शीत युद्ध की समाप्ति कर दी। जब दोस्तों दो महाशक्तियाँ थी हमारी, एक यूएसए थी, एक हमारी यूएसएसआर थी। जब एक महाशक्ति खुद ही ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा दोस्तों? शीत युद्ध का अंत अपना आप ही हो जाएगा और यूएस से क्या हो जाएगा? सबसे ताकतवर देश वर्ल्ड में बन जाएगा। जिससे क्या हुआ दोस्तों, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो शीत युद्ध अपना आप ही खत्म हो गया। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, क्योंकि दो महाशक्तियों में से अब एक कमज़ोर पड़ गया था, यानी कि यूएसएसआर कमज़ोर हो गया था और यूएसए शक्तिशाली था ही। तो इसके पीछे कारण थे, सैन्य कारण भी था, मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियाँ भी थी, अफगानिस्तान का युद्ध भी था, और भी बहुत से कारण थे जिसकी वजह से सोवियत संघ का क्या हो गया था दोस्तों? विघटन हो गया था। अब दोस्तों निष्कर्ष में हमें क्या लिखना है? शीत युद्ध की समाप्ति ने अमेरिका की जीत को प्रतिबंधित किया और दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में बदल दिया। दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था यानी कि दो महाशक्तियाँ कौन कौन सी थी? हमारी यूएसए और यूएसएसआर। लेकिन जैसे ही यूएसएसआर की समाप्ति होती है
एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हो जाती है, यानी कि अमेरिका एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना करता है। हालांकि पिछले एक दशक में विश्व के सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका की स्थिति में तेजी से अस्थिरता आई है। अफगानिस्तान और इराक पर अमेरिकी आक्रमण, गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरे, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, धार्मिक कट्टरतावाद के प्रसार के साथ ही नई आर्थिक शक्तियां जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन आदि के उदय ने विश्व को अधिक बहुध्रुवीय छवि प्रदान की है। ठीक है, जो आज का विश्व है वो बहुध्रुवीय विश्व होता जा रहा है, क्योंकि आपको पता ही है जैसे कि जापान भी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी, भारत भी और ऐसे ही चीन भी। तो इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो विश्व है एक ध्रुवीय से बहुध्रुवीय विश्व में बदल रहा है और इसके साथ ही पश्चिमी के पतन एवं पूर्व के उदय का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे क्या होगा, पश्चिम का पतन होगा, अब धीरे धीरे पूर्वी देशों का उदय होगा और जो वर्ल्ड है हमारा वो बहुध्रुवीय विश्व बन जाएगा। तो ये था दोस्तों शीत युद्ध का निष्कर्ष। ठीक है दोस्तों, तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर कोई भी किसी भी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं वीडियो बनाने के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस और भी मैंने डाल रखे हैं वीडियोस, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ भी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू।